तो डार्विनिज्म के बाद हम बात करते हैं एक अलग थ्योरी है, थ्योरी जो कि म्यूटेशन पे बेस्ड है, और एक बड़े फेमस साइंटिस्ट ह्यूगो डी वेरिस ने ये थ्योरी को प्रपोज किया। देखिए, अल्टीमेटली डार्विनिज्म की अगर हम बात करें तो एक लास्ट में मैं एक लाइन, एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में, उस स्टेटमेंट को मैं लिखकर कुछ चीजें आपको समझाना चाहूंगा कि अल्टीमेटली वैसे हमने इसको ओवरऑल थ्रू आउट डिस्कस कर लिया है और अल्टीमेटली इसका एक कंक्लूजन भी निकाल लिया है कि नेचुरल सिलेक्शन का क्या क्या बेस रहा होगा अकॉर्डिंग टू डार्विन। बट एक एनसीईआरटी में लाइन है, इन शॉर्ट उस एनसीईआरटी को यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि वो लाइन जो एनसीईआरटी में फ्रेम की गई है वो किस तरह से की गई है। कहते हैं क्या, दिस लाइन इज देयर इन दी एनसीईआरटी, आप इसको वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, ये कहती है नोवेलिटी। देखिए, इस लाइन का वही मतलब है जो हमने थ्रू आउट दी कंसेप्ट समझा, एंड ब्रिलियंट इंसाइट ऑफ डार्विन। मैं इस लाइन को थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहा हूं। asserted inheritable variation make ऐसी वेरिएशंस जो इनहेरिटेबल है और सोर्स यूटिलाइजेशन को बेहतर करती हैं, किसी इंडिविजुअल के रेफरेंस में बात की गई है, एंड मेक बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। फॉर फ्यू, कुछ इंडिविजुअल्स के लिए, कहने का मतलब ये है। और जिन इंडिविजुअल्स के लिए रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेहतर होती है वो इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, अनेबल टू रिप्रोड्यूस, और रिप्रोड्यूस करने की वजह से आने वाली पीढ़ी में लीव मोर प्रोजेनी, ज्यादा प्रोजेनीज को छोड़ते हैं, या कहें उनकी प्रोजेनीज आने वाली पीढ़ी में ज्यादा देखी जाती है एज कंपेयर टू उनकी प्रोजेनीज जिनके पास कुछ ऐसी वेरिएशंस या ऐसे कैरेक्टर्स नहीं थे जो उन्हें उस एनवायरनमेंट में या रिसोर्स की यूटिलाइजेशन को बेटर कर सकते थे। तो धीरे धीरे ऐसे इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन के या उस पर्टिकुलर स्पीसीज के एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और उनके जो करेक्टर्स उनके साथ थे वो भी उस पॉपुलेशन से गायब हो जाएंगे। तो आने वाली पॉपुलेशन में जो करेक्टर्स होंगे वो उन इंडिविजुअल्स के होंगे जिन इंडिविजुअल्स के करेक्टर्स ने उन्हें रिसोर्स यूटिलाइजेशन को बेटर बनाने में मदद की थी। ठीक है, तो अब ये तो ओवरऑल एक डार्विनिज्म का एक ब्रीफ हो गया जो एनसीईआरटी कहती है, और ये सारी चीजें हमने बहुत इलेबोरेट वे में यहाँ पे समझी। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है वो थ्योरी है म्यूटेशन थ्योरी, जो कहीं ना कहीं एवोल्यूशन को सपोर्ट करती है और ये कहती है कि नहीं, कि डार्विनियम या डार्विनिज्म के थ्रू अगर देखें तो एवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसने बहुत लंबा समय लिया होगा। और आज के दौर की अगर हम स्पीसीज की डाइवर्सिफिकेशन को देखें तो हमें ये लगता है कि इतना कम समय इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज को बनाने के लिए एनफ नहीं है। ऐसा कहीं ना कहीं ह्यूगो डी वेरिस जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी को प्रपोज किया उन्हें लगता होगा। तो अब ह्यूगो डी वेरिस की जो म्यूटेशन थ्योरी है, उस म्यूटेशन थ्योरी का कहना यह है कि कहीं ना कहीं सडन चेंज आया होगा ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिस सडन चेंज की वजह से स्पीसीएशन या नई लाइफ फॉर्म जो है वो बनी होगी। और क्योंकि ये चेंज सडन है तो डेफिनेटली इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी को बनाने के लिए, जो आज के दौर पर हम अपनी अर्थ के ऊपर डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज को देखते हैं, तो ये सडन चेंज कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर एक प्रपोजल माना जाता था अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वेरिस, कि भाई एक ग्रेजुअल वेरिएशन से कुछ नहीं होने वाला, इससे तो इतनी ज्यादा स्पीसीज या डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज बनने का कोई
क्वेश्चन ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि बहुत जल्दी हुआ होगा, और जिस जल्दी होने की वजह से इतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन या नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो हम थोड़ा सा एक ब्रीफ देखते हैं कि म्यूटेशन थ्योरी जो कि ह्यूगो डिवेरिस ने 1901 के अंदर प्रपोज की, तो यहाँ पे मैं थोड़ा मेंशन करता हूँ। दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन थ्योरी। proposed by scientist named Hugo de Vries। और जैसे कहा कि थ्योरी को 1901 के आसपास प्रपोज किया गया। थ्योरी का कहना क्या था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया। एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने एक प्लांट लिया जिसका नाम है इवनिंग, कॉमन नेम है इवनिंग प्राइमरोज। प्लांट का नाम याद रखिएगा। और साइंटिफिक नेम है ओइनोथेरा लेमार्कियाना। लेमार कियाना, ठीक है। इन्होंने इस पे काम किया और देखा क्या, मतलब ऑब्जर्वेशन क्या थी, सिंपल सी कहानी है। उन्होंने देखा कि देखिए कि जब एक नॉर्मल प्लांट लिया जाता है, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, एक नॉर्मल प्लांट को उन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट करवाया, ठीक है। अब क्या होना चाहिए था कायदे से कि जब सेल्फ पॉलिनेशन हुई, तो सेल्फ पॉलिनेशन में जितनी भी प्रोजेनीज हैं, आने वाली जो पीढ़ी में जितने भी इंडिविजुअल्स पैदा हुए, ये सीड्स बने, जब उन सीड्स को जर्मिनेट करके एक बड़ा प्लांट बनवाया गया, तब उन प्लांट्स के अंदर हमें क्या होना चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ही पेरेंट्स के ही प्रोजेनीज हैं। सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, हाँ वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे बट सिमिलर जरूर होंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि मेजॉरिटी जो प्रोजेनीज की हैं वो सिमिलर प्रोजेनीज हैं, मतलब कि वो देखने में लगभग एक जैसी ही है, थोड़ा बहुत चेंज है, बट कुछ अगर कहें सम ऑफ या फ्यू ऑफ देम, वो बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर के साथ प्रोजेनीज पैदा हुई। तो उन्हें लगा कि क्या पता कुछ गलत हुआ हो। ठीक है। अब यहां पे जो प्रोजेनीज पैदा हुई, मैं खास तौर पे यहां पे उनके अंदर जो डिफरेंस था वो बहुत ही ज्यादा लार्ज था। मतलब कि एक तो होता है ना सिमिलैरिटी है, डिफरेंस तो है बट बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिख रही है। एक होता है बिल्कुल डिफरेंट होना, मतलब डिफरेंट होने का मतलब है कि ये प्रोजेनीज, कुछ प्रोजेनीज थी, बहुत बहुत मैक्सिमम नहीं थी, माइनॉरिटी में थी, ये प्रोजेनीज अपनी बाकी मेजोरिटी ऑफ प्रोजेनीज से बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ पैदा हुई। तो उन्होंने क्या किया, इसको फिर से सेल्फ पॉलिनेट किया, इसकी भी सेल्फ पॉलिनेशन की, और देखा कि यार क्या ये चीज सच में हो रही है कि कहीं कुछ गलती हुई है। इसकी भी सेल्फ पॉलिनेशन की, इसकी भी सेल्फ पॉलिनेशन की आपस में, ठीक है। फिर अगेन ही ऑब्जर्व व्हाट, कि मेजॉरिटी जो प्रोजेनीज की आई वो सिमिलर कैरेक्टर्स के साथ थी, और फिर से यहां पे कुछ ऐसे ही प्रोजेनीज डिफरेंट, या कहें जो डिफरेंस काफी ज्यादा था, लार्ज इन कैरेक्टर्स, वैसी प्रोजेनीज यहां पे भी डेवलप हुई फिर से। सेम जब यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन हुई, तो सेम यही यहां पे भी सेम यही ऑब्जर्वेशन हुई कि मेजॉरिटी प्रोजेनीज की सिमिलर है, मतलब सिमिलर इन द सेंस सिमिलर टू द कैरेक्टर्स ऑफ देयर पेरेंट्स एंड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एज वेल। बट अगेन उनमें से कुछ प्रोजेनीज फिर से लार्ज डिफरेंसेस के साथ पैदा हुई।
तो ये जो ऑब्जर्वेशन थी ह्यूगो डिवेरिस की, इस ऑब्जर्वेशन ने क्या किया, ये क्या कंक्लूजन निकाला कि जहां जहां पे आपको दिख रहा है, खास तौर पर जब इन पेरेंट्स की सेल्फ पॉलिनेशन हुई तो कुछ ऐसे प्रोजेनिस बने जो बिल्कुल ही डिफरेंट थे कैरेक्टर में। जब इनकी आपस में सेल्फ पॉलिनेशन हुई, इसकी खुद के, इसकी खुद की, इसमें दो तीन प्रोजेनिस, जितनी भी प्रोजेनिस मान लो, उनको आपस में सेल्फ पॉलिनेट किया, तो यहाँ पे फिर से हमें वैसे रिजल्ट मिला कि आने वाली प्रोजेनिस में बहुत ज्यादा लार्ज डिफरेंसेस थे। वो अपने पेरेंट्स और अपने बाकी की प्रोजेनिस के साथ या बाकी के जो सिबलिंग्स थे उनके साथ उनके कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा डिफरेंट थे, बहुत ज्यादा। सेम कंक्लूजन यहाँ पे हुआ, सेम ऑब्जर्वेशन इस केस में भी हुई जहां पे सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या सजेशन लिया गया, क्या ह्यूगो डिवेरिस ने सजेस्ट किया, उन्हें कहा कि जो भी न्यू इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, sometimes they appear suddenly without any previous indication of their presence in the race। ठीक है, तो ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो कि उनकी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन के दौरान एक कंक्लूजन निकाला, उस कंक्लूजन के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि देखिए कि जो भी कैरेक्टर, नए कैरेक्टर अगर किसी प्रोजेनी में, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, लार्ज डिफरेंसेस आए ना, यहाँ पे भी लार्ज डिफरेंसेस आए, इधर भी लार्ज डिफरेंसेस आए। तो ये लार्ज डिफरेंसेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स अपीयर हुए जिनका कोई हमें पहले से अनुमान नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसे कैरेक्टर्स भी इनकी आने वाली प्रोजेनी में आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स इनकी पीढ़ी में, इनके एंसेस्टर्स के अंदर कभी देखे ही नहीं गए हैं, इनके पेरेंट्स के अंदर नहीं देखे गए हैं, इनके ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर नहीं देखे गए हैं। तो इंसान या कहें कोई भी जो एक्सपेरिमेंट को कर रहा होगा, उसे क्या महसूस हो रहा होगा कि यार जैसे पेरेंट्स के अंदर कैरेक्टर्स हैं, उन्हीं कैरेक्टर्स में थोड़ा बहुत क्वालिटेटिव चेंज आ सकता है, थोड़ा बहुत क्वालिटेटिव चेंज आ सकता है, बट सिमिलैरिटीज तो रहेंगी डेफिनेटली। बट पता चला कि एकदम से कुछ प्रोजेनिस के अंदर इतना ही बहुत डिफरेंट कैरेक्टर अपीयर हुआ जो कि पहले हमें ना अंदाजा था कि इस तरह के स्पीसीज में, इस तरह की जो पॉपुलेशन जो हम स्टडी कर रहे हैं इसमें एग्जिस्ट करता भी होगा, बट वो सडन अपीयरेंस हुआ। ये जो सडन अपीयरेंस, यहाँ पे जो मैंने इस स्टेटमेंट के अंदर सडन अपीयरेंस की बात की है, suddenly without any previous indication of their presence in the race, ये सडन जो है यही है जिसे कहा म्यूटेशन। ऐसा ह्यूगो डिवेरिस की थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी कहती थी कि म्यूटेशंस जो है वो जिम्मेवार है एवोल्यूशन के लिए। और म्यूटेशन अगर देखा जाए तो एक्चुअली में क्यों होती है, ये तब होती है जब हमारे जेनेटिक मेकअप में कुछ ऑल्टरेशन हो गई हो, कुछ चेंज हो गया हो। ठीक है, तो यही एक कारण हो सकता है। अब हम जैसे जेनेटिक्स के अंदर कई सारे जेनेटिक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो डिफरेंट बेस पे होती है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे जब हम लास्ट मॉडर्न थ्योरी की बात करेंगे। तो जैसे कि क्रोमोसोमल एब्रेशन की बात होती है, पॉइंट म्यूटेशंस की बात होती है। कभी कभी क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो सेगमेंट्स हैं क्रोमेटिड्स की, उनके अंदर चेंज हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव आता है। कभी कभी डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है उसके अंदर बदलाव आ जाता है। ऐसे कई सारे एग्जांपल जेनेटिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। कभी कभी क्रोमोसोम्स के नंबर में कम या ज्यादा चेंज आ जाता है,
कभी कभी जीनोम का नंबर कम या ज्यादा हो जाता है। तो ये कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि म्यूटेशन हुई है, और म्यूटेशन की वजह से जो कैरेक्टर्स के अंदर चेंज है वो देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ही हीगो डिवेरिस की थ्योरी ऑफ म्यूटेशन में कहा गया कि सडन अपीयरेंस कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की हुई जिनका कोई अंदाजा या कोई इंडिकेशन उस स्पीसीज के अंदर कभी नहीं था, बट एकदम से वो कैरेक्टर अपीयर हुआ जिसने कहीं ना कहीं नई लाइफ फॉर्म को बनाने में अपना कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दिया होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट इवनिंग प्राइमरोज, जिसको ऑनेथ्रा लेमार्कियाना कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिए, 1901 के अंदर इस थ्योरी को प्रपोज किया था हीगो डिवेरिस साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी कि कुछ डिफरेंसेस थे। क्या डिफरेंसेस थे? लेट मी इरेज इट फर्स्ट। अच्छा, इस म्यूटेशन थ्योरी के बाद इसी थ्योरी की बात कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट है कि इट कॉज एवोल्यूशन। क्या कहा? म्यूटेशन थ्योरी जो है वो कॉज बना एवोल्यूशन का, और इट्स नॉट लाइक माइनर वेरिएशंस। जिस तरह से डार्विन ने कहा कि वेरिएशंस जिम्मेवार होती हैं एवोल्यूशन के लिए, तो वैसा ये नहीं था, क्योंकि यहां पे जो म्यूटेशन है वो सडन चेंज है एकदम से। लाइक डार्विन टॉक अबाउट। ठीक है, अब अगर हम डार्विन और हीगो डिवेरिस की म्यूटेशंस के बीच में बात करें, एक तरफ म्यूटेशंस लिख देते हैं और एक तरफ डार्विनियन वेरिएशंस लिख देते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, म्यूटेशंस पहली बात है रैंडम होती है, इनका कोई अंदाजा नहीं कब हो जाए, किस डायरेक्शन में हो जाए, तो साथ ही साथ में डायरेक्शन लेस भी होती है। अभी इसके बारे के में भी हम क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि क्या हीगो डिवेरिस की थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया, क्या इसको क्रिटिसाइज नहीं किया गया, क्या इस थ्योरी में कोई कमियां नहीं थी, कोई डिसएडवांटेज नहीं था? डेफिनेटली था। बट जो वेरिएशंस होती हैं वो एक तो स्मॉल होती हैं बट डायरेक्शनल होती हैं। सेम म्यूटेशंस में हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का जर्की और डिसकंटिन्यूअस स्टेप है। ठीक है, सिंगल स्टेप के अंदर लार्ज चेंज आता है। एक तरह से जर्की है मतलब एकदम से होगा, डिसकंटिन्यूअस है मतलब एक बार होगा फिर जरूरी नहीं है कि फिर से हो। जैसे वेरिएशंस में होता है, हर पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव आता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स के अंदर थोड़ा ही भले पर चेंज जरूर आता है। बट वेरिएशंस में क्या होता है? वेरिएशंस में ये हर जनरेशन में नहीं आएगा, ये किसी जनरेशन में आ सकता है, उसके बाद कई सारी जनरेशन स्किप हो सकती है, इसलिए इसको कहा गया कि डिसकंटिन्यूअस है। और जर्की इसलिए कहा गया कि एक सडन चेंज है, जो सिंगल स्टेप लार्ज चेंज कहे इसको एक तरह से, एक तरह से कहें चेंज है। ठीक है, और इसी स्टेटमेंट की वजह से इसको आप कह सकते हैं कि एक तरह का सॉल्टेटरी इवेंट है, या सॉल्टेशन भी आप इसे वर्ड दे सकते हैं। अब डार्विनियन वेरिएशन में बात करें तो ये एक ग्रेजुअल चेंज कह सकते हैं, जिसकी एक्यूमुलेशन से पीढ़ी दर पीढ़ी जो चेंज एक्यूमुलेट होता है
उससे नई स्पीसीज का बनना होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन कॉज स्पीसिएशन, स्पीसिएशन मतलब नई स्पीसीज का बनना या न्यू लाइफ फॉर्म्स का बनना। तो देखिए यहाँ पे तो सब कुछ सडन है, बट यहाँ पे इट विल टेक टाइम, क्योंकि ग्रेजुअल चेंज है, और ग्रेजुअल चेंज के अंदर आप ये देख सकते हैं कि ग्रेजुअल चेंज में एक्यूमुलेशन हुई है उन बदलावों की जो कि जनरेशन टू जनरेशन हुआ है। इसलिए डार्विनियन वेरिएशन अगर बात करें या डार्विनियन के कंसेप्ट की बात करें, तो अगर उस कंसेप्ट से आप एवोल्यूशन के बारे में कुछ समझना चाहेंगे तो मैं ये जरूर कहूंगा कि वो स्टेप जो डार्विनियन वेरिएशन के थ्रू एवोल्यूशन करवा रहा है वो एक लंबा प्रोसीजर है, और उस लंबे प्रोसीजर के अंदर ही आपको वेरिएशन में या जो कैरेक्टर्स के अंदर बदलाव आ रहा है, उन कैरेक्टर्स के बदलाव में कहीं ना कहीं क्या होता है, वो इकट्ठे होते हैं, वो बदलाव इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट भी होता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि एक नई स्पीसीज की फॉर्मेशन हो जाती है, बट इट टेक्स टाइम। तो यहीं पे ह्यूगो डिवेरिस ने कहा, क्योंकि देखिए साइंटिस्ट के दो पक्ष बन गए थे एक वक्त पे कि कौन एवोल्यूशन को बेहतर समझा रहा है। एक पक्ष कहता था कि वेरिएशंस जो होती हैं वो जिम्मेवार है आज के दौर पे जो हमारी इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो किसी भी तरह के ऑर्गेनिजम्स की बात कर लीजिए। दूसरा पक्ष जो दूसरा ग्रुप था साइंटिस्ट का, वो ये मानता था कि जितना समय अगर हम पहली सेलुलर लाइफ फॉर्म से शुरू करें और आज की डेट की बात करें, रिसेंट ज्योग्राफिकल या कहें जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात अगर मैं करूं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इतना समय काफी नहीं था कि इतनी तरह की लाखों तरह की स्पीसीज बनाई जा सके। मतलब कि अगर वेरिएशन के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो ये बहुत लॉन्ग टाइम टेक प्रोसीजर है। बट वो ग्रुप जो म्यूटेशन के पक्ष में था, वो ये कहता था कि म्यूटेशंस कहीं ना कहीं अपना मेजर रोल उन्होंने प्ले किया होगा कहीं ना कहीं इस तरह की डाइवर्सिटी को बनाने के लिए। पर लेट्स सी, क्योंकि जो ह्यूगो डिवेरिस की म्यूटेशन थ्योरी है उसको भी क्रिटिसाइज किया गया, कई सारे पॉइंट्स जो है वहां पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपने इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली। वो कौन कौन से पॉइंट्स, अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिसिज्म के अंदर खास तौर पर म्यूटेशन थ्योरी की हम पहला पॉइंट लिखते हैं कि देखिए नेचुरल म्यूटेशंस, म्यूटेशंस कोई ऐसा नहीं है कि कभी भी हो जाए। नेचुरली देखा गया है कि जो म्यूटेशंस होती हैं वो बहुत रेयर होती हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मोस्ट ऑफ द केसेस में म्यूटेशंस हार्मफुल होती हैं। बहुत रेयर चांस है कि कोई म्यूटेशन जेनेटिक मेकअप में हो, कोई चेंज जेनेटिक मेकअप पे एकदम से हो और वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो और एक नया बेटर कैरेक्टर ऐड करे। मतलब कि हार्मफुल इन द सेंस यू कैन राइट कि वो रेट्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं। प्रोग्रेसिव बहुत ही रेयर देखा गया है कि म्यूटेशन हुई और प्रोग्रेसिव ये कहें पॉजिटिव मैनर में हुई होगी। तीसरा जो यहाँ पे क्रिटिसिज्म है वो म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई? मिमिक्री, कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स की नकल करते हैं, क्यों करते हैं, क्या कारण है उसका? दूसरा, म्यूचुअल डिपेंडेंस है किसी प्लांट के अंदर और इंसेक्ट के अंदर फॉर पॉलिनेशन। म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन प्लांट एंड इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, इस बात को भी म्यूटेशन थ्योरी समझा नहीं पाई। बिटवीन प्लांट एंड पॉलिनेटिंग इंसेक्ट की बात करें तो वो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक्सप्लेनेशन म्यूटेशन थ्योरी नहीं कर पाई। तो यहां से कहीं ना कहीं म्यूटेशन थ्योरी भी, हम ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल इसको डिस्कार्ड किया गया, क्योंकि जो लास्ट मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, वो थ्योरी जो है वो उसको सिंथेटिक थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि उस थ्योरी का जो बेस है वो डार्विनिज्म और म्यूटेशन थ्योरी है। मतलब डार्विनिज्म और म्यूटेशन थ्योरी को कुछ साइंटिस्ट ने ओवरऑल स्टडी कर कर उनका एक कंक्लूजन निकाला, ठीक है, और उस कंक्लूजन को रखा सिंथेटिक थ्योरी या कहीं मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में, कि कुछ इस तरह से हमारे एवोल्यूशन के अंदर
ऐसे इवेंट्स रहे होंगे जिसकी वजह से आज के दौर पर जो हम स्पीसीज में डाइवर्सिटी देखते हैं या कहीं नई नई स्पीसीज को देखते हैं वो इस तरह से बनी हुई होंगी। तो इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक स्लाइड शेयर की है जहाँ पे हल्का सा मैंने डिफरेंसेस बताने की कोशिश की। मैं डिफरेंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे कहा कि मैंने जो आपके ह्यूगो डिवाइस की म्यूटेशंस हैं वो ऑल ऑफ द सडन हो जाती है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल के तौर पर काम करती है एवोल्यूशन में। बट डार्विनियन म्यूटेशंस या कहे डार्विनियन वेरिएशंस, ठीक है, इस म्यूटेशन को यहां से हटा दीजिएगा। डार्विनियन वेरिएशंस जो है वो ग्रेजुअली अपीयर होती हैं और वो भी एक कंटिन्यूस ये कहें बेस बनती है एवोल्यूशन का, बट वहां पे कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी इसलिए है क्योंकि वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट हो रही है जो कि आपकी म्यूटेशन में नहीं हो रही है, इसलिए कहा कि म्यूटेशन डिसकंटिन्यूअस इन नेचर है। तो अल्टीमेटली देखा जाए कि म्यूटेशन थ्योरी एंड डार्विनिज्म को हमने इकट्ठा करके उसमें से कंक्लूजन निकाला जो कि आपकी मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडर्न थ्योरी या कहें सिंथेटिक थ्योरी या कहें मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का बेस बना।